हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम दक्षिण भारत के राजवंश में चूल वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा चूल वंश से संबंधित तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम मुख्यतः चूलकालीन भूमि के प्रकार, कर व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। चूलकालीन भूमि के प्रकार। चूल काल में राजा के स्वामित्व वाली भूमि प्रभुमान्यम, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बेलनबाई और ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम कहते थे। मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदान, विद्यालय के रखरखाव की भूमि को शालाभोग और जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। राजा की स्वामित्व वाली भूमि प्रभुमान्यम, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव, गैर ब्राह्मण किसी स्वामी की भूमि बिलनवाई कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम, मंदिरों को दान में दी गई भूमि विदेवदान, विद्यालय की रखरखाव की भूमि शालाभोग और जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। अब हम चूलकालीन कर को देखेंगे। चूल काल में राजस्व कर को आयाम, सुपारी कर को कदमई, गृह कर को मनीरई और व्यापारिक कर को कजीरई कहा जाता था, जबकि लगान कर को कुडमई, द्वार कर को वासालितारम और नर पशुधन कर को कुड्डाक्सु कहा जाता था। राजस्व कर को आयाम, सुपारी कर को कदमई, गृह कर को मनीरई, व्यापारिक कर को कजरई, लगान कर को कुडमी, द्वार कर को वासालितारम और नर पशुधन कर को किडाक्सु कहा जाता था। चूलकालीन प्रशासन। अब हम चूलकालीन प्रशासन को जानेंगे कि उस समय प्रशासन कैसा था। सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को उड़नकूटम कहा जाता था। चूल काल में सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को उड़नकूटम कहा जाता था। चूल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न अधिकारी को सेरुंदरन कहते थे। उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न अधिकारी को सेरुंदरन कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में। प्रांतों को मंडल भी कहा जाता था। मंडल कूटम का समूह होता था। मंडल कूटम में विभाजित होता था, कूटम नाडु में विभाजित होता था और नाडु कुर्मों में विभक्त था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी और प्रांतों को मंडलम कहते थे। मंडलम कूटम का समूह होता था, कूटम नाडु का समूह होता था और नाडु कुर्मों का समूह होता था। चूलकालीन सभा। चूल काल में अनेक प्रकार की सभाएं होती थीं। चूल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता स्थानीय प्रशासन थी। चूल शासन की प्रमुख विशेषता स्थानीय प्रशासन थी। चूल काल में नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते थे। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते थे। इसके अलावा अग्रहारों व ब्राह्मणों की सभा को महासभा कहते थे। चूल काल में अग्रहारों व ब्राह्मणों की सभा को महासभा कहा जाता था और इस महासभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ब्राह्मणों की सभा को महासभा कहा जाता था और इस महासभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम और सर्वसाधारण लोगों की सभा को उर कहा जाता था। सर्वसाधारण लोगों की सभा एक जन कल्याण की सभा होती थी जो गांव की विभिन्न कार्यों को देखती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम और सर्वसाधारण लोगों की सभा को उर कहते थे। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य चूल काल से उनको भी देख लेते हैं। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, पुल्लेंदु और ऊटककुट्टन को कहते थे। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कौन कौन से हैं? कंबन, पुगलेंदु और ऊटककुट्टन। और कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप, पून और रन है। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप,
पोन और रन हैं। चूल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहते थे। चूल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? कलंजू। चूल काल का सबसे संगठित अंग पदादी सेना या पद सेना थी। चूल काल का सबसे संगठित अंग पदादी सेना थी और इस समय भूमि कर 1/3 भाग होता था। इस काल में गांव में कार्य समिति के वेतनभोगी सदस्य को मध्यस्थ कहते थे। चूल काल में गांव में कार्य समिति की वेतनभोगी सदस्य को मध्यस्थ कहा जाता था और इस समय बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासन करता था उसे तनियर कहा जाता था। चूल काल में बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासन करता था उसे तनियर कहा जाता था। चूल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। कावेरीपट्टनम इस काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था और चूलकालीन कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती हैं। चूलकालीन जो कांस्य प्रतिमा होती थी उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती हैं। चूल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी और इस काल में वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार धान था। चूल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी और इस काल में वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार धान था। धान के द्वारा लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।